हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद आप जो है जो बेल आइकॉन आपको दिखेगा, यानी कि इस टाइप का कुछ बेल आइकॉन आपको दिखता है सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन रहेंगे वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं आज हम इस वीडियो में रायसेन जिला की, जो कि हमने 2 जिले पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे जिले के अंतर्गत, हम रायसेन जिले को देखेंगे। अब तो ये क्या है, एमपीपीएससी, व्यापम और एमपी के जितने भी एग्जाम है जहां पर एमपी पूछा जाता है वहां पर ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगा आप लोगों के लिए। एक काम और करना है आप लोगों को कि मैंने एक पीडीएफ अपलोड करी थी एमपी की, जिसमें बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है चैप्टर वाइज। तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो कृपया करके उसको भी परचेस कर लें। ओनली 50 रुपए आपको चार्जेस लगेंगे और करीबन 20 चैप्टर हैं और चैप्टर वाइज उसमें एमसीक्यूज हैं। लगभग हर चैप्टर में जो है आपके 80, 50, 100, किसी किसी में 150 ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज मिलेंगे विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो उसको परचेस कर लें। कई लोगों ने परचेस की है, लेकिन और जो लोग वीडियो उसको, मैंने उसके लिए एक अलग से वीडियो डाला था, वो वीडियो जो नहीं देख पाए हैं, जो लोग डायरेक्ट इन वीडियोस को देख रहे हैं, तो इन वीडियोस में भी आपको नीचे लिंक दी हुई है, तो और एक डेमो पीडीएफ है, उसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस है। और फिर आपको अगर अच्छी लगती है पीडीएफ तो आप उसको परचेस कर सकते हैं। बिल्कुल मिनिमम फीस रखी गई है, एकदम कम से कम, जितना कम हो सका उतना रखा गया है, क्योंकि इसको बनाने में जो कॉस्ट या जो हमारे टाइपिंग कराने में और ये सब चीज़ों में जो लगा है, उसको मद्देनजर रखते हुए एकदम मिनिमम कॉस्ट आप लोगों से लिया जा रहा है। तो कृपया करके उसको खरीद लें, और बाकी तो मैं फ्री वीडियोस आप लोगों के लिए ला ही रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रायसेन जिला, आज हम बात करेंगे किसकी, रायसेन जिला की। तो देखिए रायसेन जिले का आप मैप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए विदिशा से टच है, ठीक है, थोड़ा सागर से भी टच है, ये आपका यहाँ सीहोर से भी टच है, और ये देखिए भोपाल के लिए यहाँ से रास्ता गया हो तो भोपाल के जो है सब, ये देखिए होशंगाबाद, इन सब जगहों से ये एक तरीके से इसको बोल सकते हैं कि टच है। ये देखिए, तो ये जो है चारों तरफ से इन जिलों से टच में है। अब बात करते हैं रायसेन जिला। तो रायसेन जो है भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। जैसा कि हमने भोपाल संभाग पढ़ा था, तो वहां पे भी हमने पढ़ा था कि भोपाल संभाग में कौन कौन से जिले हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगेन कि जो रायसेन है वो किसमें, भोपाल संभाग के अंतर्गत यहाँ पर आता है। ठीक है, रायसेन जिला अपने दुर्ग यानी किला, महलों, सांची का बौद्ध स्तूप, भीम बेटिका की गुफाएं, भोजपुर शिव मंदिर, इन सभी को लिए जो है आपके प्रसिद्ध है। तो देखिए मेनली जो है रायसेन में मेनली सबसे ज्यादा फेमस की बात करें तो सांची बौद्ध स्तूप जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, भीम बेटिका जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी वहां पे कई किले भी हैं, भोजपुर का शिव मंदिर जिसका शिवलिंग जो है सबसे बड़ा है वो, इन सब चीजों के लिए यह जो है आपका विख्यात है। कौन सा? रायसेन जिला। जनसंख्या की बात करें हम यहाँ पर, तो जनसंख्या घनत्व तो रायसेन 157 प्रति वर्ग किलोमीटर, यहाँ पर इसका जनसंख्या घनत्व हम कह सकते हैं। रायसेन जिला सीहोर, विदिशा, सागर, होशंगाबाद और नरसिंहपुर जिलों से सीमा बनाता है। तो देखिए किस किस से, होशंगाबाद से सीमा बना रहा है आपका, सीहोर से सीमा बना रहा है आपका, उसके बाद बात करें तो हम विदिशा से सीमा बना रहा है, सागर से सीमा बना रहा है, इन सब, और नरसिंहपुर, इन सब जगहों से जो है ये सीमा बना रहा है। बात करें भौगोलिक रूप की, तो भौगोलिक रूप जो है, भौगोलिक रूप से रायसेन मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित है, यानी कि बिल्कुल बीच में यह स्थित है। और रायसेन जो है विंध्याचल श्रेणी में स्थित है, यानी कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी है जहां से कई नदियों का उद्गम स्थल भी है, और वहां से जो है आपका श्रेणी में रायसेन भी आता है। बात कर लेते हैं रायसेन जिले का नामकरण, कि नाम कैसे पड़ा उसका। तो नाम देखिए, इनको एक एक बार आप देखते जाओगे तो याद हो जाएगा, बस आप इसको एक एक बार रीड करते जाओ और जो मैं बोल रहा हूँ उनको सुनते जाओ, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, आपको टेंशन ही नहीं रहेगा। तो रायसेन की बात करें तो रायसेन जिले का नामकरण, रायसेन जिला का नाम इसके विशाल दुर्ग यानी किले पर पड़ा है। यह दुर्ग किला पहाड़ पर, देखिए किला में इसलिए बार बार क्योंकि दुर्ग लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, दुर्ग जो है किले को ही कहते हैं। तो देखिए रायसेन जिले का नाम इसके विशाल दुर्ग यानी कि विशाल किले पर पड़ा है, और यह किला पहाड़ पर स्थित है तथा तलहटी पर नगर बसा हुआ है। यह नाम रायसेन जो कि राजवासनी अथवा
राजसैन का भ्रंश रूप कहा जाता है। तो मेनली जो है रायसेन में हम जब भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो किले के ऊपर ज्यादा चर्चा होगी, क्योंकि यहाँ पर कई सारे महल और किले हैं, अपने दुर्ग के लिए ही जाना जाता है, उसी से इसका नामकरण हुआ है। अब अभ्यारण्य यहाँ पे देखते हैं, कुछ अभ्यारण्य है। तो रातापानी अभ्यारण्य, ठीक है, रातापानी अभ्यारण्य जिसपे टाइगर प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है, वो कहाँ पर है आपका, वो भी रायसेन के अंतर्गत आएगा। तो रातापानी अभ्यारण्य रायसेन, जिसपे टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर टाइगर भी आपको दिख गया, पानी भी दिख गया और टाइगर भी दिख गया। तो रातापानी रायसेन में है, टाइगर प्रोजेक्ट उस पर चलाया जा रहा है। सिंधारी अभ्यारण्य भी बोला जाए तो सिंधारी अभ्यारण्य भी आपको रायसेन में ही मिलेगा। बेतवा नदी, मोस्ट आईएमपी, बेतवा नदी का प्राचीन नाम बेत्रवती था। क्या नाम था, बेत्रवती, मिलता जुलता है बेतवा और बेत्रवती। इसके उद्गम स्थल की बात करें तो बेतवा नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत से हुआ है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहां से हुआ है, बेतवा नदी का उद्गम स्थल आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है। और अगर इसके जगह की बात करें तो बेतवा नदी का उद्गम स्थल कुमारा गांव रायसेन से हुआ। दोनों क्वेश्चंस बनते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कहां से उद्गम स्थल हुआ है, तो ऑप्शन में आपको देगा विंध्याचल पर्वत और जगहों के नाम देगा। तो मेनली उसमें मोटिव रहता है कि किस जगह से निकलती है, ठीक है। दूसरा, बेतवा नदी का उद्गम स्थल, अब स्थल की बात करा जाएगा कि किस जगह, यानी कि उसमें ऑप्शन दिया जाएगा आपको रायसेन, भोपाल, विदिशा, इन सब जगहों दे दिया जाएगा, तो फिर आपको लगाना पड़ेगा रायसेन। तो दोनों क्वेश्चन लगते एक ही हैं, लेकिन ऑप्शन से डिसाइड होता है कि आखिर वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है व्यापम। तो कुमारा गांव रायसेन विंध्याचल पर्वत से निकलता है। इसको याद करने की एक फनी सी ट्रिक ऐसी है, कुमारा या कुंवारे लोग जिनकी शादी वगैरह नहीं हुई है, जो सेटल्ड नहीं हुए हैं, जॉब अभी नहीं लगी है, तो कुंवारे लोग हमेशा राय देने के लिए बेताब रहते हैं। कुंवारे लोग हमेशा राय देने के लिए बेताब रहते हैं। तो बेतवा नदी, बेताब, कुमारे यानी कुमारा गांव, और राय दे रहे हैं यानी कि रायसेन। तो कुमारे लोग राय देने के लिए हमेशा बेताब रहते हैं, तो कुमारा गांव रायसेन। सम्राट अशोक सागर परियोजना, या फिर जिसको हलाली परियोजना के भी नाम से हम जानते हैं, तो नदी हलाली नदी पर बना हुआ है। तो सम्राट अशोक सागर परियोजना, इसको भी आप याद रखिए, परियोजनाएं बहुत पूछी जाती है। सम्राट अशोक सागर परियोजना हलाली बांध या हलाली नदी पर बना हुआ है। धसान नदी का भी उद्गम स्थल जो है आपको रायसेन में ही मिलेगा। अब लाभ देने वाली कुछ अन्य परियोजनाओं की बात करते हैं, तो नर्मदा घाटी परियोजना और वारणा परियोजना। देखिए वारणा परियोजना जो है पूछी जा चुकी है, आई थिंक जो व्यापम जो हुआ था आपका, ठीक है, व्यापम का लेबर इंस्पेक्टर आरआई का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये वारणा परियोजना पूछा गया था, कई शिफ्टों में पूछा गया था, तो उस समय बहुत ही चर्चा का विषय था ये वारणा परियोजना। तो ये कहां पर है, रायसेन के अंतर्गत ही आपको मिलेगा। अब हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपके रायसेन का, उसके ऊपर चर्चा करते हैं, सांची। और सांची का प्राचीन नाम ये भी कई बार पूछा गया है एग्जामों में, और पीएससी में तो पूछे जाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो सांची का प्राचीन नाम काकड़ायण बौद्ध श्री पर्वत है। तो बौद्ध से याद कीजिए, सांची में बौद्ध स्तूप है, तो बौद्ध श्री पर्वत। देखिए स्तूप है आपका, कुछ इस टाइप का स्तूप है, ठीक है, और इसके चारों तरफ और यहाँ पर एक जो है उसका वैसा दरवाजा भी बना हुआ है। तो देखिए ये पहाड़ टाइप का आपको दिख रहा है, पहाड़ टाइप का दिख रहा है, तो इसमें श्री पर्वत भी आ गया, और बौद्ध है तो बौद्ध, तो बौद्ध श्री पर्वत, उससे आप इसको याद रख सकते हो। अगर ये काकड़ायण याद ना भी रहे तो बौद्ध श्री पर्वत सांची का पुराना नाम है। इसकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है। मध्य प्रदेश के एक मध्य भाग में स्थित है। यहाँ कई बौद्ध स्मारक हैं जो तीसरी शताब्दी में, तीसरी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के बीच काल में है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के बीच काल के हैं। सांची रायसेन जिले की एक नगर पंचायत है। सांची जो है नगर पंचायत के अंतर्गत आता है रायसेन जिले में, ठीक है। यहाँ छोटे बड़े अनेक स्तूप है, जिसमें से संख्या 2 सबसे बड़ा है, यानी कि जिसमें से देखिए कई सारे स्तूप है, लेकिन सबसे बड़े स्तूप की बात करें तो सेकंड नंबर का जो स्तूप है वो सबसे बड़ा है। चारों ओर हरियाली अद्भुत है, चारों ओर उसके अद्भुत हरियाली है। इस स्तूप को घेरे हुए कई तोरण भी बने हैं। तोरण की अगर हम बात करें तो एक तरीके से दीवार या फिर उसके चारों तरफ ऐसी चीजें बनाई गई हैं जो देखने में भी अच्छी लगती हैं और एक तरीके से घेरे का काम भी करती हैं, तो उसको हम तोरण बोल सकते हैं, गेट टाइप का आप उसको बोल सकते हैं।
स्तूप संख्या 1 के पास कई लघु स्तूप भी हैं। उन्हीं के समीप एक गुप्तकालीन पाषाण स्तंभ भी है। यह प्रेम, शांति, विश्वास और साहस का प्रतीक है। बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने 3री सदी ईसा पूर्व में बनवाया था। तो किसने बनवाया था सांची का स्तूप? इसलिए यह फेमस है क्योंकि इसको अशोक के द्वारा, देखिए इसमें 3 शासन वंश का बात आएगा, अशोक, सातवाहन का भी यहाँ पर और शुंग वंश की भी यहाँ पर बात की जाएगी, इसीलिए ये थोड़ा सा चर्चा का विषय हमेशा एग्जाम में रहता है। तो सम्राट अशोक ने बनवाया था इसको 3री सदी में, ठीक है। इसके केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा था जिसे भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे थे। इसके शिखर पर स्मारक को दिए गए ऊंचे सम्मान का प्रतीक रूप एक छत्र था इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि शायद उसको हटा दिया गया था। इसका चौथा तोरण द्वार टूट चुका था। इसका चौथा तोरण द्वार, उसकी आगे हम देखेंगे कि तोरण द्वार आखिर है क्या, तो वो टूट चुका था। तो यही है जो तोरण द्वार है, इसको सातवाहन ने बनवाया था। शुंग वंश ने भी कुछ इसमें छत्र की जगह पे कुछ और लगवाया, तो ये सब चीजें आगे हम देखते हैं। तो शुंग काल की अगर हम बात करें तो शुंग काल में देखिए इस स्तूप में एक स्थान पर 2री शताब्दी ईसा पूर्व में तोड़फोड़ की गई थी। यह घटना शुंग सम्राट पुष्यमित्र शुंग के द्वारा उत्थान से जोड़कर देखी जाती है। यह माना जाता है कि पुष्यमित्र ने इस जो ये स्तूप था आपका, इसका ध्वंस किया होगा और बाद में उनके पुत्र अग्निमित्र, तो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र कौन है? अग्निमित्र ने इसे पुनर्निर्मित करवाया होगा। शुंग वंश के अंतिम वर्षों में स्तूप के मूल रूप का लगभग दुगना विस्तार पाषाण शिलाओं से किया गया था। इसके बाद गुंबद को ऊपर से चपटा करके, यही देखिए गुंबद को ऊपर से चपटा करके इसके ऊपर 3 छतरियां एक के ऊपर, ठीक है, दूसरी करके बनवाई गई। ये छतरियां एक वर्गाकार मुंडेर के भीतर बनी थी और अपने कई मंजिलों सहित इसके शिखर पर धर्म का प्रतीक विधि का चक्र लगा था। यह गुंबद एक ऊंचे गोलाकार ढोल रूपी निर्माण के ऊपर लगा था। इसके ऊपर एक 2 मंजिला जीने से पहुंचा जा सकता था, ठीक है, यानी कि सीढ़ी से। भूमि स्तर पर बना दूसरा पाषाण परिक्रमा एक घेरे से घिरी हुई थी, ठीक है। इसके बीच प्रधान दिशाओं की ओर कई तोरण बने हुए थे। द्वितीय और तृतीय स्तूप की इमारतें शुंग काल में निर्मित प्रतीत होती हैं। तो मेनली जो शुंग काल की बात करें तो जो ऊपर जो घेरे या छत्र, जो 3 छत्र बनवाए गए वो शुंग वंश के द्वारा बनवाए गए हैं, परंतु वहां मिले शिलालेख अनुसार उच्च स्तर के अलंकृत तोरण शुंग काल के नहीं थे। उच्च स्तर के वही तोरण जो शुंग काल के नहीं थे, जिन्होंने सातवाहन ने बनाए थे। इन्हें बाद में सातवाहन वंश के द्वारा बनवाया गया था। इसके साथ ही भूमि स्तर की पाषाण परिक्रमा और महान स्तूप की पाषाण आधारशिला भी उसी काल में निर्मित की गई थी। तो पहले तुड़वाने का प्रयत्न किया होगा, तुड़वाया गया होगा, उसके बाद उसका मेंटेनेंस वर्क कराया गया है, तो ये शुंग काल ने करवाया था, ठीक है। देखिए इसी चीज की बात की जा रही है, ये शुंग के द्वारा जो है इसी चीज का यहाँ पर निर्माण। और तोरण की बात करें तो मेनली जो है ये गेट ही जिसको तोरण बोला जा रहा है, इन्हीं सब चीजों की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये सांची का जो गेट है ये बहुत ही फेमस है। तो सांची का महान मुख्य स्तूप यानी तो इसी को, ये पहले पूरा गोल हुआ करता होगा तो इसको थोड़ा चपटा करके यहाँ पर जो है ऐसा स्क्वायर में जो है ये बनवाया गया और 3 छत्र एक के ऊपर एक बनवाए गए। तो ये कार्य किसके द्वारा कराया गया? ये कार्य कराया गया, ये वाला जो कार्य है जैसा कि अभी हमने पढ़ा, शुंग वंश के द्वारा इसको पूरा करवाया गया, ठीक है। चलिए सातवाहन काल की हम चर्चा कर लेते हैं। सातवाहन प्रमुख बौद्ध चिन्ह श्रीवत्स त्रिरत्न के साथ दोनों एक चक्र के ऊपर मंडित है। वह चक्र एक तोरण के ऊपर बना है। ऊपरी तोरण के ऊपर नक्काशीकृत सजावट है, ठीक है। तोरण एवं परिक्रमा 17वीं ईसा पूर्व के पश्चात बने थे, सातवाहन वंश द्वारा निर्मित प्रतीत होता है। तो मेनली आप इसको गेट बोल सकते हो कि सातवाहन वंश ने एक गेट बनवाया, ठीक है। तोरण जो कि देखिए हमने पिछले जो देखा था, इसी को जो है तोरण यहाँ पे बोला जा रहा है। एक शिलालेख के अनुसार दक्षिण के तोरण की सर्वोच्च चौखट सातवाहन राजा जो है सतकर्णी की ओर से उपहार स्वरूप मिली थी। यह आनंद जो है वसीथी पुत्र की ओर से उपहार था, जो राजन सतकर्णी के कारीगरों का प्रमुख है। वही देखिए मेनली सांची में वही चीजें फेमस है, स्तूप हो गया, उसका गेट हो गया, उसके बारे में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बस ये याद रखना है, सातवाहन ने जो है उसका गेट जो है तोरण बनवाया। किसने? सातवाहन ने बनवाया। अब उसमें भी किसने बनवाया? तो सतकर्णी के द्वारा बनवाया गया या भेंट किया गया।
अब इस प्रकार देखने वालों को बुद्ध का जीवन और उनकी वाणी भली प्रकार से समझ में आता है। सांची और अधिकांश अन्य स्तूपों को संवारने हेतु स्थानीय लोग द्वारा भी दान दिए गए हैं और उनके कई कई सब चीजें उनको जो है किया गया है। दान करता चाहे स्त्री हो पुरुष हो, बौद्ध के जीवन समेत कोई भी घटना चुन लेते थे और अपना नाम वहां खुदवा देते थे। कई खास घटनाओं के दोहराने का यही कारण था कि इन पाषाण नक्काशियों में बुद्ध को कभी ना मानव आकृति में नहीं दिखाया गया, बल्कि कारीगरों ने उन्हें कहीं घोड़ा जिस पर वे अपने पिता के घर का त्याग करके गए थे, तो कहीं उनके पद चिन्ह, कहीं बोधि वृक्ष के नीचे चबूतरा जहां उन्हें बुद्धित्व की प्राप्ति हुई, उस रूप में दर्शाया गया है। मतलब इंसान के रूप में उनको नहीं दर्शाया गया है। बुद्ध के लिए मानव शरीर अति तुच्छ माना गया तथा सांची की दीवारों के बॉर्डरों पर बने चित्रों में यूनानी पहनावा भी दर्शाया गया है। ठीक है, दर्शनीय है। इसमें यूनानी वस्त्र, मुद्रा और वाद्य है जो स्तूप के अलंकरण रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए ये जो है यही है उत्तरी तोरण और दक्षिणी तोरण, यानी कि दरवार की बात की जा रही है, दरवाजे की बात करिए, नक्काशीकृत सजावट। तो ये जो है सातवाहन वंश के द्वारा बनाया गया है, जिसका स्वरूप आपको कई जगह मिल जाएगा, जिसका डुप्लीकेट बनाया जाता है। जैसे कि अगर आप जबलपुर आते हैं तो जबलपुर में हाई कोर्ट के पास भी जो है सांची के स्तूप का जो है एक इसका सेम टू सेम कॉपी बनाया गया है मुख्य द्वार का। तो इस तरीके से, लेकिन असली वाला आपको सांची में ही मिलेगा। आगे शताब्दियों में अन्य बौद्ध धर्म हिंदू निर्माण भी जोड़े गए। कई विस्तार 12वीं शताब्दी तक चला। मंदिर संख्या 17 संवत प्राचीन बौद्ध मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर आरंभिक गुप्त काल लगता है। ठीक है, और इसमें एक चपटी छत के वर्गाकार गर्भगृह के द्वार, मंडप और 4 स्तंभ भी है, और आगे का भाग और स्तंभ विशेष अलंकृत और नक्काशीकृत है, जिसमें मंदिर को एक परंपरागत छवि मिलती है, किंतु अंदर से और शेष तीनों ओर से समतल और ये सब चीजें हैं। बौद्ध धर्म के पतन के साथ ही सांची का स्तूप अप्रयोगनीय और उपेक्षित हो गया है और इसे इस खंडित अवस्था को पहुंचा। यानी कि मेनली बौद्ध धर्म का ज्यादा प्रचार प्रसार तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर ना होने के कारण जो है क्षतिग्रस्त, अब उसकी ज्यादा देखभाल नहीं की जाती। एक तरीके से दार्शनिक स्थल उसको बना दिया गया है, लोग घूमने के हिसाब से जाते हैं और देखने के हिसाब से जाते हैं। और चीजें देखते हैं तो एक ब्रिटिश अधिकारी की अगर हम बात करें तो जनरल टेरल पहले ज्ञात इतिहासकार थे, जिन्होंने सन 1818 में सांची था आपका सांची के स्तूप का अस्तित्व दर्ज किया। अव्यवसायी, ठीक है, अव्यवसायी पुरातत्ववेत्ताओं और खजाने के शिकारियों ने इस स्थल को तब खूब ध्वंस किया जब सन 1818 में उचित जीर्णोद्धार कार्य नहीं आरंभ हुआ था। 1912-1919 के बीच ढांचे को वर्तमान स्थिति में लाया गया और यह सब जॉन मार्शल की देखरेख में हुआ। ये जॉन मार्शल वही जॉन मार्शल है जो कि हड़प्पा सभ्यता के खुदाई का जिन्होंने आदेश वगैरह दिया था और जिनकी देखरेख में खुदाई हुई थी। आज लगभग 50 स्मारक स्थल सांची के टीले पर ज्ञात हैं, जिसमें से 3 स्तूप और कई मंदिर भी हैं। यह स्मारक 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल हुआ था, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या सांची का जो स्तूप है वो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल है क्या? तो जी हाँ, ये बिल्कुल शामिल है और 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल इसको किया गया है। अब भीमबेटका की बात कर लेते हैं। भीमबेटका की गुफाएं भी बहुत फेमस है। तो भीमबेटका की गुफाओं की बात करें तो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है। कौन सा? पुरापाषाणिक। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों से प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। विश्व का सबसे जो है पुराना शैल समूह शैल चित्र भीमबेटका की गुफाएं, और देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके की गुफाएं हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार का जो है आपको नक्काशी या फिर चित्रण जो मिलेगा, जिसके लिए यह प्रसिद्ध है, और इस तरीके की ये गुफाएं यहाँ पर आपको मिलेंगी। बात करते हैं कुछ अन्य चीजें। तो अन्य पुरा जो है पुरावेशरों में प्राचीन किले की दीवार, लघु स्तूप, पाषाण निर्मित भवन, सुंग गुप्तकालीन अभिलेख, शंख अभिलेख और परमार कालीन मंदिर के अवशेष भी यहाँ मिले। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया है। किसका? राष्ट्रीय महत्व का स्थल। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में, तो देखिए 1989 में सांची के स्तूप को और 2003 में भीमबेटका को यूनेस्को के विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया है।
ये भारत में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। ऐसा माना जाता है कि यह स्थान महाभारत के चरित्र भीम से संबंधित है एवं इसी से इसका नाम जो है भीमबेटका पड़ा। ये गुफाएं मध्य भारत के पठार के दक्षिण किनारे पर स्थित विंध्याचल की पर्वत पहाड़ियों से के निचले छोर पर है। इसके दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियां आरंभ होती हैं और इनकी खोज 1957 से 1958 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकरकण द्वारा की गई थी। ठीक है, बाकरकण द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए भीमबेटका शैल चित्र के बारे में कुछ और चीजें भी देख। शैलाश्रयों की अंदरूनी सतहों में उत्कीर्ण प्याले नुमा निशान, ठीक है, प्याले नुमा निशान 1 लाख वर्ष पुराने हैं। इन कृतियों में दैनिक जीवन की घटनाओं से लिए गए विषय चित्रित हैं। ये हजारों वर्ष पहले का जीवन दर्शाते हैं। यहाँ बनाए गए चित्र मुख्यतः नृत्य, संगीत, आखेट, घोड़ों और हाथियों की सवारी, आभूषण को सजाने तथा शहद जमा करने के बारे में है। इनके अलावा बाघ, सिंह, जंगली सुअर, हाथियों, कुत्ता और घड़ियालों जैसे जानवरों के भी इन तस्वीर में चित्रित किया गया। यहाँ की दीवारें धार्मिक संकेतों से सजी हुई हैं जो पूर्व ऐतिहासिक कलाकारों के बीच लोकप्रिय थे। इस प्रकार भीमबेटका के प्राचीन मानव संज्ञात्मक विकास का कालक्रम विश्व के अन्य प्राचीन समांतर स्थलों से हजारों वर्ष पूर्व हुआ था। तो इस प्रकार यह स्थल मानव विकास का आरंभिक स्थान भी माना जाता है। तो मेनली बहुत पुराने इसमें चित्रण है। मेनली इसमें चित्रण देखिए, क्वेश्चन ये आता है कि भीमबेटका में शैल चित्र किस प्रकार के हैं, तो नृत्य, संगीत, आभूषणों, तो मेनली ये मानव के जो कलाकृत्य थे या मानव का जो विकास हुआ था उससे रिलेटेड यहाँ पे चित्र शैली मिलती है। तो ये क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछे गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ 750 शैलाश्रय हैं जिसमें 500 शैलाश्रय चित्रों द्वारा सज्जित है और पूर्व पाषाण काल से मध्य ऐतिहासिक काल तक यह स्थान मानव गतिविधियों का केंद्र रहा है। यह बहुमूल्य धरोहर व पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। भीमबेटका क्षेत्र में प्रवेश करते हुए शिलाओं पर लिखी कई जानकारी मिलती है। यहाँ के शैल चित्रों के विषय मुख्यतः सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानवकृति, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव के जीवन की दैनिक क्रिया, वही मैंने बताया दैनिक क्रियाकलापों से रिलेटेड चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी। और यहाँ पर क्या चित्रों में जो है खनिजों के मुख्य रूप से गेरुआ, लाल और सफेद और कहीं कहीं पीला और हरा रंग भी प्रयोग किया गया है। तो इन सब चीजों को आप याद रखिए। मेनली इतना ज्यादा याद नहीं रखना है। हाँ, आप अगर जैसे मेंस वगैरह में अगर क्वेश्चन आ जाता है भीमबेटका के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है, तो ये सब चीजें आपको बहुत ही वहां पर काम आएंगी। ये डिटेल्स बहुत वहां पर काम आने वाली है, तो इनको आपको याद रखना है। भोजपुर की बात करते हैं। भोजपुर, अब भोजपुर किस लिए फेमस है, तो देखिए भोजपुर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेत्रवती यानी कि वही बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भोजपुर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यह बसा हुआ है आपका बेतवा नदी के किनारे। प्राचीन काल का यह नगर उत्तर भारत का सोमनाथ कहा जाता है। उत्तर भारत का सोमनाथ, कहाँ का? उत्तर भारत का सोमनाथ कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। गांव से लगी हुई पहाड़ी पर एक विशाल शिव मंदिर भी है जिसके लिए फेमस है। इस नगर तथा उसके शिवलिंग की स्थापना धार के प्रसिद्ध राजा भोज ने 1010 ईस्वी से 1053 ईस्वी के बीच में किया था और इसे भोज मंदिर या भोजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। विश्व की प्रसिद्ध शिवलिंग की ऊंचाई 21 मतलब 21.5 फीट, ठीक है। पिंडी का व्यास 18 फीट 8 इंच व जलहरी का निर्माण 20 × 20 फीट से हुआ है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी शिवलिंग के रूप में इसको दर्जा भी मिला है। तो विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर, उत्तर भारत का सोमनाथ जिसको हम कहते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं मंदिर का स्वरूप बाहर से कैसा दिखता है। तो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देता है और अगर हम शिवलिंग की बात करें तो शिवलिंग भी कुछ इस तरीके का आपको प्रतीत होगा। अब कुछ दुर्ग किले की बात कर लेते हैं जिसके लिए रायसेन जो है बहुत फेमस है। तो देखिए रायसेन दुर्ग की बात करें तो रायसेन दुर्ग में 3 महल, ठीक है, बादल महल, राजा रोहित महल, इत्रदार महल, ये सब फेमस है। रायसेन दुर्ग में 40 कुएं, 4 तालाब और 9 प्रवेश द्वार हैं। तो ये देख सकते हैं स्लोप वे ऑफ रायसेन फोर्ट, वेस्टर्न स्ट्रक्चर ऑफ रायसेन फोर्ट कब देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये कई जो है दार्शनिक स्थल हैं यहाँ पर घूमने के। बादल महल कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर प्रतीत होता दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरीके का है बादल महल, तो आप जरूर जाके वहां पर घूमिए। रानी का महल सामने से देखिए कुछ इस तरीके का दिखाई देता है जो कि अब खंडर की तरह दिखता है। अपने जमाने में बहुत ही अच्छा हुआ करता होगा लेकिन अब जो है खंडर से कम नहीं है। और रानी का महल अगर हम पीछे से देखने की बात करें तो पीछे से इस तरीके का है। तो ये जो है अब दार्शनिक स्थल रह गए हैं क्योंकि यहाँ पे कोई रहता तो है नहीं, कोई मेंटेनेंस वर्क होता नहीं है, इसलिए इसकी स्थिति जो है दयनीय प्रकार की दिख रही है हमको।
मगदन तालाब की बात करें तो मगदन तालाब देखिए कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा है, जो कि अब ग्रीन ग्रीन काई से जमी हुई है, वही मेंटेनेंस ना होने के कारण। और मोतिया तालाब का पानी भी देखिए ग्रीन एकदम हो चुका है। तो ये पहले मतलब राजा महाराजा और रानियों के लिए था कि यहाँ से सीढ़ी से उतरते थे, यहीं पे उन्होंने नहाया और यहीं से फिर वो चले गए, तो स्पेशल उनके लिए ही ये सब बनाया जाता था। तो मोतिया तालाब। शिव मंदिर की बात करते हैं तो शिव मंदिर रायसेन दुर्ग के अंतर्गत कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और चोपड़ा गेट रायसेन की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। तो इनकी जो है पिक्स यहाँ पर लगाई गई थी ताकि आप लोगों को थोड़ा सा व्यू अच्छा मिले कि यहाँ कैसा होता है। तो अगर आप जाने के इच्छुक होंगे तो आप अगर मध्य प्रदेश के निवासी है, मध्य प्रदेश में हैं, तो आपके पास में ही है, भोपाल में भी है, तो बहुत ही पास है आपके, आप जाके इसको घूम सकते हैं। कुछ और चीजें देख लेते हैं वहां से रिलेटेड। तो देखिए, आचार्य रजनीश, जिनको ओशो के नाम से हम जानते हैं, का जन्म कुछ बाड़ा ग्राम रायसेन में ही हुआ था। तो ओशो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओशो जी का नाम है रजनीश, और इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, रायसेन में ही हुआ था। तो इस तरीके का आप देख सकते हैं इनकी फोटो। और मृगेंद्र नाथ की गुफाएं भी आपको कहाँ मिलेंगी, रायसेन के अंतर्गत मिलने वाली हैं। और बात करें तो हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट, ठीक है, ये भी आपको कहां पर, रायसेन के अंतर्गत ही मिलेगा। बात करते हैं मंडीदीप। मंडीदीप औद्योगिक केंद्र है जहां पर ऑप्टिकल फाइबर कारखाना खोला जा रहा है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही चर्चा में रहा है, अच्छे अच्छे एग्जामों में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहाँ है, मंडीदीप औद्योगिक केंद्र रायसेन। तो रायसेन ऑप्शन नहीं देता है, ऑप्शन देता है मंडीदीप। तो आपको याद रखना है मंडीदीप में। कुछ लोग भोपाल लगा देते हैं, गलत है, भोपाल नहीं लगाना है, रायसेन है तो रायसेन, नहीं तो मंडीदीप आपको लगाना है, ऑप्टिकल फाइबर कारखाना। फरीदुल्ला की दरगाह, फरीदुल्ला की दरगाह भी आपको कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी रायसेन में। तो यहाँ पर जो है रायसेन का वीडियो समाप्त होता है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियोस तो लाइक कीजिए, देखिए वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप एमपीपीएससी और एमपी के जो भी एग्जाम है वो भी क्लियर कर सकें। और हमारे चैनल पे आप हर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो पीएससी हो, चाहे वो यूपीपीएससी हो, आईएएस हो, यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, रेलवे, आरआरबी, कोई भी, जहां पे भी जीके का सेक्शन अगर आता है तो पूरा जीके आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए, जो मैंने पीडीएफ बताई है कृपया कर उसको परचेज कीजिए और वीडियोस को देखिए। ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियोस आते रहेंगे। और मैंने अभी एमपीपीएससी और यूपीएससी सबका मिक्स क्विज मैंने स्टार्ट किया, तो वो वीडियो भी देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसमें, बहुत ही क्वेश्चंस का लेवल हाई। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।